गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा का इतिहास का 10वां लेसन मूल निवासियों का विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे कि मूल निवासी कहाँ के मूल निवासियों के विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस अध्याय में हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। 8वें अध्याय में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी यानी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक है, यानी कि अधिक संख्या में है, और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई। वे शहरों से मुश्किल से ही नज़र आते हैं शहरों में, और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था, और यह भी कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बचे हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्कातचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वालांगांग और परामत्ता। यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यावसायिक या व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया था। आयरलैंड भी इसी तरह इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी से बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थीं। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाकों का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाईं और बड़े बड़े बागान स्थापित किया। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय व्रत से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियाँ हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस व खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। यहाँ के मूल निवासी। उत्तर अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए, और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे और मुख्य रूप से उन्हें
पाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों पर घूमते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने कि उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती की कोशिश नहीं की क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने केंद्रीय और दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं, पर कुल मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उत्तर अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वो उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनिश के विपरीत, जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिससे उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते हैं। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे। वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था। वे जल्दी इसके आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। तो इस तरह हमने देखा किस प्रकार से यूरोपीय लोग वहाँ पहुँचे और जो वहाँ के मूल निवासी थे, उन मूल निवासियों पर किस प्रकार वे धीरे धीरे अपना विश्वास जमाते चले गए। पारस्परिक धारणाएं 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जॉन जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली। एक दूसरा नज़रिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। ये विचार थे वर्ड्सवर्थ के। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो ये सब पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए सैकड़ों उदबिलाओं को हलाल किया गया। मूल बासिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। मूल निवासी यूरोपीय लोग जब जंगलों को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों को की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे।
जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था, मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। अपनी ज़मीन से मूल बासिंदों की बेदखली। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थीं और इसके भी उदाहरण मिलते हैं। देखिए, अमेरिकियों ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीनें ले ली या पैसा देने के मामले में वादा खिलाफी की। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखल को गलत मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता था, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात यह है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वतःधिकार वाले इलाकों में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता, और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न हैं। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रिन जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी, इंडियंस का मामला आने पर वे बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात को मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफ़र में ही मर गए, खप गए। जिन लोगों ने पहले से ही रहने वाले कबीलों की ज़मीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे क्योंकि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसलिए वह उनके कब्ज़े में रहनी नहीं चाहिए। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि मर्ख अपने लायक ही हैं। खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी ज़मीनें दे दी गई, लेकिन अक्सर उन्हें उस ज़मीन से भी बेदखल होना पड़ा जब उनकी ज़मीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिजों के होने का पता चला। प्राय कई समूहों की मूलतः किसी एक कब्जे वाली ज़मीन में ही साझा के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे।